और अब सेंचुरी प्लाई के ऑफिस में हम आज बात करने वाले हैं कोलकाता की, खाने की, पीने की और यस बिल्डिंग मटेरियल, प्राइवेट सेगमेंट, एमडीएफ सेगमेंट, इंडस्ट्री क्या कर रही है और उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है, स्पेशली ज्वाइन किया हुआ है केशव अजंका ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सेंचुरी प्लाई। थैंक यू सो मच केशव फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस। आज हमारे साथ जुड़े ये स्पेशल एडिशन में ईटी नाउ ऑन द गो कोलकाता में। तो स्टार्ट ही करते हैं कोलकाता से। नो, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता जब स्टार्ट हुआ था, आपने कंपनी स्टार्ट की 1986 में। कोलकाता, व्हाई वाज दैट द बेस? आपकी जो पहली फैक्ट्री भी थी, चोखा की फैक्ट्री, दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट्री यू हैड। सो वहाँ पे आपकी स्टोरी क्या है, जर्नी क्या है बिहाइंड कोलकाता एंड अब तक की जर्नी? देखिए क्या है कि उस समय 1986 में जो अपॉर्चुनिटी हमें कलकत्ता में दिखा था, मतलब हमें एक ये लगा कि शायद उस समय कलकत्ता से बेटर कोई शहर वुड पैनल प्रोडक्ट्स के लिए था ही नहीं। उस समय इंपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी थी, नॉर्थ ईस्ट से एक्सेसिबिलिटी थी, तो जो टिम्बर के सोर्सेज हैं वो हमारे काफ़ी पास थे और इस कारण से कलकत्ता में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिख रही थी। लेकिन चुनौतियाँ भी थी, बहुत चुनौतियाँ थी, जैसे कि वहाँ यूनियनाइजेशन, उस समय यहाँ पे लेबर फोर्स इश्यूज, ये सारे। लेकिन हमें लगा कि जो अपॉर्चुनिटी थी वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना जस्टिफाई करती थी। एब्सोल्युटली। पर अभी आगे जाते हुए बात करें तो वेयर डू यू सी कि आप अपने सेंचुरी प्लाई के फुटप्रिंट स्प्रेड करोगे, एक्सपेंशन करोगे, वेयर इज इट द स्ट्रेटजी गोइंग टू? देखिए आज भी आप देखेंगे तो हम पैन इंडिया कंपनी है, हमारे पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में है। आप स्टार्ट करेंगे तो ईस्ट में हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी, सबसे पहली फैसिलिटी जोका में है, कलकत्ता में। साथ ही साथ गुवाहाटी में हमारी एक फैक्ट्री है। साउथ में चेन्नई और आंध्र प्रदेश दोनों में हमारे मल्टीपल यूनिट्स हैं। नॉर्थ के अंदर करनाल, रुड़की, इन जगहों पे हमारी फैसिलिटीज़ है। होशियारपुर और वेस्ट में कांडला में भी हमारी फैसिलिटी है। तो एक पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस और एक पैन इंडिया सेल्स प्रेजेंस है हमारी। इसको छोड़ के हम करीब 70-80 बाकी देशों में भी बेचते हैं। तो अब एस्पिरेशन है कि ट्रूली नेशनल एंड ट्रूली ग्लोबल कंपनी हम बने। कंपनी की एस्पिरेशंस है पर इंडिया की एस्पिरेशंस भी है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले भी बढ़ रही है, फोकस जो रियल एस्टेट पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉक्सी प्ले बन जाते हो, आपको भी बेनिफिट होता है। तो विद एस्पिरेशनल इंडिया अब हम ये इंडस्ट्री का की क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहाँ जाती हुई दिख रही है आपको ये इंडस्ट्री और ग्रोथ लेवल क्या हो सकता है नेक्स्ट 10 साल में इसके लिए? देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर अभी आगे जाके हर एक सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी आएगी, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो एक पुरुष के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। और आज के दिन पे रोटी और कपड़ा भगवान की कृपा से हमारे देश में मोटा मोटी ये प्रॉब्लम नहीं रही है। तो अब जो मकान है, जो रियल एस्टेट है, एक होम है, वो आदमी का एस्पिरेशन है। और आगे जाके जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जैसे मिडिल क्लास बढ़ रहा है, जैसे हाई इनकम कैटेगरी बढ़ रहा है, तो रियल एस्टेट के ऊपर इसका बहुत बहुत भारी प्रभाव आने वाला है। आप चाइना को देखेंगे, आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे, तो इन सभी देशों में जो इकोनॉमिक बूम आया, जो एक बड़े इकोनॉमी से एक स्केलेबल इकोनॉमी पे जब ये पहुंचे, तो उस चेंज ओवर में रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा रोल था। इंडिया में भी हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 1, 2, 3 डेकेड्स में ये बदलाव आएगा और इसका बेनिफिट हमारे जैसे प्लेयर्स को मिलेगा। बिल्कुल। ये और चाइना की आपने बात की तो मुझे एक पॉइंट आ गया कि चाइना के पास जो स्केल थी, यस इंडिया अभी देखे तो पर कैपिटा कंजम्पशन इन द इंटीरियर प्लाईवुड पैनल सेगमेंट दैट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू पियर्स, ग्लोबल पियर्स चाइना। और चाइना की स्केल की भी बात करें तो काफी बड़ी है। तो ये हम कहाँ पे आगे जाते हुए देख रहे हैं? क्या इंडिया वो स्केल पे पहुंच सकेगा टू इफ यू हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम एन ग्लोबल एक्सपोर्टर? देखिए मुझे लगता है कि हम उस स्केल पे तो नहीं पहुंचेंगे, हम उस स्केल से ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि अब फ्यूचर इंडिया का ही है। आप देखेंगे कि चाइना की इकॉनमी थोड़ी मुश्किल में है और इंडियन इकॉनमी आज जिस पेस पे ग्रो कर रही है वो शायद पूरे दुनिया के लिए इट इज़ द शाइनिंग लाइट। तो आज उस स्केल पे हम ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन ये एक दिन या एक साल या एक डेकेड का जर्नी नहीं होने वाला है। आप देखेंगे तो अभी भी हमारे सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में चाइना का स्केल हमारे से 20 गुना ऊपर है। तो वो जर्नी तो टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली हमारे में हर कैपेबिलिटी है एज अ कंट्री इस देश में कि हम चाइना के सिर्फ लेवल तक नहीं पहुंचे बट उस लेवल के ऊपर जाएं। व्हाट इज द ग्रोथ रेट देन कि हम सेंचुरी प्लाई को आगे नेक्स्ट 10 साल में एक्सपेक्ट करें? तो
कैगर ग्रोथ की बात करते हैं तो कितना हो सकता है ग्रोथ रेट, गिवन दैट वी आर सीइंग दिस बूम, गिवन दैट हमारे पास वो स्केलेबिलिटी भी हो सकती है, आप बोल रहे हैं कि चाइना से भी बेटर हम जाएंगे, तो व्हाट इज इट दैट वी कुड एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट? देखिए 20% तो इस कंपनी का ग्रोथ रेट मैं अभी देख सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके इसे हम और ऊपरी तरह इसे 20 से 25 और 25 से 30 भी ले जा पाएँ, लेकिन अभी के लिए 20% का ग्रोथ रेट तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अचीव करेंगे ही करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। एंड यू नो बात करते हैं अभी की जो रेडीमेड फर्नीचर सेगमेंट होता है, या जो जैसे बात करते हैं कि ऑनलाइन फर्नीचर सेल्स, वहाँ पे काफी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे आपको कंपनी की क्या ग्रोथ दिखती है, क्या अपॉर्चुनिटी है ये सेगमेंट में, और क्या ये सेगमेंट बहुत ही बड़ा बन सकता है आगे जाते हुए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो रेडीमेड फर्नीचर सेगमेंट है इंडिया में, इसका अभी स्टार्ट है। ये जो जर्नी हुई, आरंभ हुई है, तो इसमें भी बहुत बहुत लंबा दौर बाकी है। और आप देखेंगे कि इंडिया हमेशा से एक नेट इंपोर्टर रहा है रेडीमेड फर्नीचर का। अब जो ये गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है, ये जो गवर्नमेंट का फोकस है, वो है कि इस सेगमेंट में हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है और हमें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बनना है। जैसे कि आज चाइना हो गए, वियतनाम हो गए, हमारे में हर कैपेबिलिटी है, बस अब इकोसिस्टम डेवलप करने का समय है। और मुझे लगता है कि अगले 10-20 साल के अंदर हम ज़रूर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बनेंगे। तो इसमें स्कोप इज देयर, स्केल इज देयर, और आगे जाके हमें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप ग्लोबल एक्सपोर्टर की बात करें तो कंपनी की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि FY23 अराउंड 4% आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू था, तो कौन सा सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट करो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा आपके लिए, और ओवरऑल आप नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपोर्ट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, आज के दिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट लैमिनेट से आती है एज अ कैटेगरी, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि MDF, पार्टिकल बोर्ड, लैमिनेट, तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारी एक्सपोर्ट की जो भी परसेंटेज है, ओवरऑल एक्सपोर्ट वैल्यू तो हमारी 3-4 गुना होनी है, अगले 5 से 6 साल के अंदर ही दुगनी तिगनी होनी है। लेकिन कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल है वो भी बढ़ेगा, तो परसेंटेज में आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट साइड से भी, और इक्वल ग्रोथ इंडिया में भी डिमांड है, एज वेल एज एक्सपोर्ट डिमांड इज आल्सो देयर। बट एम्बिशन 12,000 crores 2031 याद आ रहा है कुछ? वो what will drive that growth? कौन सा segment? What is this that I'm just standing on? Is this MDF? What is this? देखिए, आप सेंचुरी हाउस में खड़े हैं तो यहाँ तो सभी प्लाईवुड और लैमिनेट मिलेगा। So what do we expect plywood to continue the mix की 12,000 crores में सबसे ज्यादा mix, और क्या ड्राइव करेगा ग्रोथ? देखिए, प्लाईवुड हमारा लार्जेस्ट वर्टिकल है। आज भी आप देखेंगे तो 50% रेवेन्यू से ज़्यादा प्लाईवुड का रेवेन्यू होगा। मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में ग्रोथ आनी है। प्लाईवुड में 10% से ऊपर हम ग्रोथ लाएंगे, लैमिनेट में 15% से ऊपर ग्रोथ लाएंगे, लेकिन MDF और पार्टिकल बोर्ड में 20% से ऊपर ग्रोथ आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट मिक्स शायद थोड़ा MDF और पार्टिकल बोर्ड की तरह शिफ्ट होगा, लेकिन हमारे सारी कैटेगरीज ग्रो करेंगी, और फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए भी प्लाईवुड हमारा लार्जेस्ट कैटेगरी रहेगा। just inquisitive कि how does it work in terms of raw material for you, and pricing वहाँ पे क्या होती है? What is the strategy there also? देखिए, रॉ मटेरियल हमारा 90% से ऊपर, चाहे आप प्लाईवुड की बात करें या MDF पार्टिकल बोर्ड की बात करें, तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री टिम्बर से आता है। एंड अब आप देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में दाम काफ़ी बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में एग्रो फॉरेस्ट्री टिम्बर का दाम डबल हो गया देश के अंदर। तो ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट तो ज़रूर नेगेटिव देता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका मतलब ये है कि अब फार्मर्स रियलाइज कर रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री से भी उन्हें अच्छी कमाई आ सकती है। आप देखेंगे जो प्लांटेशन का परसेंटेज है इंडिया के अंदर, वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। पिछले 2 सालों में लैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू एग्रो फॉरेस्ट्री। एंड जब सप्लाई साइड ठीक होगी तो डिमांड अपने आप बढ़ेगा। तो आज सप्लाई साइड में ये एग्रो फॉरेस्ट्री का इंक्रीज हमारे लिए बहुत बेनिफिट देगा, और लॉन्ग टर्म में हमें एक स्केलेबल इंडस्ट्री बनाने में इट विल फैसिलिटेट अस। Also केशव की unorganized players, we have spoken about the shift, as well as कि बात करें तो यहाँ पे अभी BIS नॉर्म्स जो थे वो थोड़े डीले हो चुके थे, तो उसकी ओवरऑल बेनिफिट कितनी बड़ी है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फॉर प्लेयर्स? अनऑर्गेनाइज्ड तो यस यू गेटिंग अ बेनिफिट, बट यहाँ पे इसकी भी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि BIS आना ही पड़ेगा। आज के दिन कोई भी एक प्रोडक्ट है तो कस्टमर को उसका मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस तो चाहिए।
आज हमारी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की बहुत प्रॉब्लम है और कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद लेता है, फिर उसके 2-3-4 साल बाद जाके समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट्स है। तो कस्टमर का प्रेफरेंस टुवर्ड्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज किया है और एक बार ये BIS नॉर्म्स लागू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अगले साल इम्पैक्ट होंगे तो तब तक ये जो लड़ाई है वो चलेगी। Absolutely. You know, केशव, ओवरऑल आपने जब you finished studying, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, there are challenges that everyone has faced. So how आपकी सबसे toughest challenge क्या थी जब आपने ज्वाइन किया बिजनेस? What is that one thing that you will never forget as a challenge? देखिए क्या है कि मैंने जो कंपनी ज्वाइन की थी तो उस समय दो बहुत सक्सेसफुल प्रमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी को जीरो से एक ऐसे स्टैचर पे लाया था जब हम ऑलरेडी मार्केट लीडर थे। तो वो जो स्टॉलवर्ड्स थी उनकी लेगेसी को लिव अप करना आई वुड से वाज द बिगेस्ट चैलेंज, बट बाय गॉड्स ग्रेस ओवर टाइम जो वर्क एथिक था, जो रिगर था, उसको मैच करने में समय तो लगा, बट आज आई थिंक You're doing well. That's fine. You're there. You're fine. But let's talk Kolkata. Some food also. Tips and suggestions where me and my team should go and eat. तो पहले तो चाइनीज के लिए ताज बंगाल में चनौसरी है, वो बहुत बढ़िया चाइनीज खाना है। एंड देखिए इंडियन के लिए आई एम अ बिग ढाबा फैन, तो कलकत्ता में जय हिंद ढाबा बोल के एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है कि ये दो जगह तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। Absolutely. And which is that one place? कौन सी ऐसी जगह है कोलकाता में जहाँ आप जाते हो तो एकदम ही सुकून लगता है आपको? देखिए मेरे घर के ठीक ऑपोजिट हॉर्टिकल्चरल गार्डन्स है जहाँ एक बहुत बढ़िया वॉकिंग ट्रैक है। मुझे लगता है कि ये एक जगह है जहाँ अब काफ़ी सुकून और काफ़ी अच्छी जगह है। Absolutely. थोड़ा एक छोटा सा रैपिड फायर। अब आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स के फैन हो, तो अगर आपको कोई मैच देखनी है तो पहले तो फुटबॉल मैच होगी या क्रिकेट? अगर सेम टाइम के टू फेवरेट टीम्स आर प्लेइंग एट द सेम टाइम, कौन सी मैच देखोगे, फुटबॉल या क्रिकेट? देखिए डिपेंड करता है, अगर इंडिया खेल रहा है तो क्रिकेट, इंडिया इज प्लेइंग तब क्रिकेट, और अगर कोई भी और खेल रहा है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, सो इंडिया देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट इंडिया की बात करते हैं तो धोनी, विराट कोहली और तेंदुलकर। धोनी। सो नंबर 7 जैसे ऑलवेज। देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और धोनी। धोनी फॉरएवर। सीएसके आईपीएल के टाइम पे। सो अगर ईडन गार्डन में मैच हुई तो यू विल सपोर्ट सीएसके इन द येलो जर्सी, आई शुड एक्सपेक्ट ना कि आप सीएसके वर्सेस केकेआर, ऑलवेज अ सीएसके जर्सी, अदरवाइज आर्मी केकेआर। आर्मी केकेआर। बट थैंक यू सो मच केशव कि आप हमारे साथ जुड़े। It's a pleasure having you on the show and pleasure being here in your office as well. Thank you so much. It is absolutely our pleasure. Thank you.